वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वारा लिया गया 2017 का सॉल्व पेपर, जिसमें ये जो है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है, जीएनएम फर्स्ट ईयर का है। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सॉल्व पेपर लेके आए, तो हम पूरा पेपर इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट देखते हैं सेक्शन ए। ये 75 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का होता है, जिसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो जो सेक्शन ए होता है वो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है, 15 मार्क्स का। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। तो फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है द वर्ड नर्सिंग कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो नर्सिंग वर्ड है वो कौन से लैटिन वर्ड से आया है? तो न्यूट्रिशियस आएगा आंसर। एपनियाज आंसर है। टोटल सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग मीन्स के ब्रीदिंग का टेम्परेरी रुक जाना, उसको हम एपनिया बोलते हैं, टेम्परेरी रुक जाना। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लेंड डाइट शुड नॉट बी। ब्लेंड डाइट क्या नहीं होती? इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ मैंने डायरेक्ट राइट आंसर लिखा है। तो ब्लेंड डाइट को फ्राइड नहीं किया जाता, मीन्स फ्राइड डाइट को हम ब्लेंड डाइट नहीं बोलेंगे, फ्राइड आंसर आएगा राइट। ठीक है, तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है स्टर्नम इज प्रेस्ड। फिल इन द ब्लैंक्स ड्यूरिंग एडल्ट सीपीआर। जब सीपीआर में हम एडल्ट में सीपीआर देते हैं तो स्टर्नम को कितने ईच प्रेस करते हैं? तो राइट आंसर है 2 ईच। नेक्स्ट है रेक्टल टेम्परेचर इज फिल इन द ब्लैंक्स देन ओरल टेम्परेचर। तो रेक्टल टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर से कितना हाई होता है? ठीक है, तो उसमें आएगा डिफरेंट में, इसमें 0.5 फ़ारेनहाइट से 1 फ़ारेनहाइट हायर होता है ओरल टेम्परेचर से रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड। जो नाक में से ब्लीडिंग होता है उसको हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न ऑन 12 मई 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ 12 मई 1820 को हुआ था, और इसी की याद में हम नर्सेस डे भी मनाते हैं 12 मई को। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट असेसमेंट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। फॉल्स क्यों? क्योंकि असेसमेंट नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप नहीं है। ठीक है, जैसे असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो फॉल्स आएगा, असेसमेंट फर्स्ट स्टेप है ना कि लास्ट स्टेप। नेक्स्ट इंट्राडर्मल इंजेक्शन में बी गिवन ऑन फोरआर्म। ट्रू। देन एंटीसेप्टिक इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। जो एंटीसेप्टिक एजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, तो यहाँ आएगा ट्रू, क्योंकि वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करते हैं ना कि किल करते हैं। नेक्स्ट ऑस्कल्टेशन इज नॉट यूज्ड एज द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। तो फॉल्स आएगा, क्योंकि जो ऑस्कल्टेशन मेथड है वो फिजिकल एग्जामिनेशन की एक मेथड है। जो भी 5 मेथड है, ठीक है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, ठीक है, इसमें से ये एक मेथड है जिससे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, जो स्टेथोस्कोप के द्वारा हम बॉडी के साउंड सुनते हैं उसको ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ फॉल्स आएगा, क्योंकि एक फिजिकल एग्जामिनेशन की मेथड है, यहाँ नहीं पूछा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग। उसके अंदर डायरेक्ट राइट आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट है एलिमिनेशन, मीन्स एलिमिनेशन का मतलब होता है कि बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी। गैस्ट्राइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, एंड मेलिना मीन्स ब्लैक स्टूल। एंड ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, मेलिना एंड हाइपोक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन बी। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट आंसर है। ठीक है, जो कि 6 मार्क्स का होता है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड राइट इट्स पर्पस। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है और उसके पर्पस क्या है वो, तो उसका फर्स्ट डेफिनेशन लिखना है हमें। तो उसमें है कि फिजिकल एग्जामिनेशन वह प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के शरीर की जांच की जाती है ताकि उसकी हेल्थ कंडीशन का पता किया जा सके, आकलन किया जा सके। ठीक है, तो ये है फिजिकल एग्जामिनेशन का डेफिनेशन।
ठीक है, एक मेथड होती है। जब भी पेशेंट आता है, जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं, तब उसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर किया जाता है ताकि पेशेंट की हेल्थ कंडीशन का पता किया जा सके। ठीक है, इसके अंदर मेनली 4 मेथड इंक्लूडेड है। ठीक है, जो कि आगे हमने सेक्शन 1 के अंदर एक इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था। इसमें फर्स्ट मेथड है इंस्पेक्शन। इसके अंदर हम आंखों के द्वारा देखकर जांच करते हैं। ठीक है, पेशेंट की बॉडी को देखते हैं। सेकंड है पाल्पेशन, जिसमें पेशेंट को टच करके, हाथों के द्वारा टच करके कोई भी बॉडी ऑर्गन की जांच की जाती है। एंड थर्ड है परकशन, जिसमें अंगुलियों के द्वारा थपथपाकर हम जैसे कि कोई ऑर्गन में कोई फ्लूइड भर गया है, तो ये सारी जांच जो है वो परकशन के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्कल्टेशन। तो ऑस्कल्टेशन है, उसमें हम क्या करते हैं कि बॉडी के जो अलग अलग साउंड है, जैसे कि चेस्ट का हो गया, लंग साउंड हो गया, और इस एब्डोमेन साउंड हो गया। ठीक है, तो ये सारे साउंड सुनते हैं। ठीक है, तो ऑस्कल्टेशन के द्वारा हम बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के साउंड सुनते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो ये इसमें 4 मेथड इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है पर्पस, हम क्यों करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। तो कोई भी पेशेंट आया है, उसमें कौन सी बीमारी है, कौन सी डिजीज़ है, उसकी पहचान करना, पेशेंट की जो भी जनरल कंडीशन है उसको असेस करना, पेशेंट की जो हेल्थ रिलेटेड जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करना ताकि हम फर्दर आगे प्लान कर पाए। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर प्लान तैयार करने के लिए। ठीक है, तो जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके बेस पे हम नर्सिंग केयर प्लान बना पाएंगे। एंड फिफ्थ है ट्रीटमेंट का प्रभाव का मूल्यांकन करना। इट मीन्स कि कोई भी पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ट्रीटमेंट का कितना इफ़ेक्ट हुआ, तो ये भी इस मेथड के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यदि 5 मार्क्स के लिए आता है तो आपको फर्स्ट डेफिनेशन लिखनी है, देन ये मेथड लिखनी है, एंड नेक्स्ट पर्पस लिखने हैं। और यदि आपको और भी टाइम हो तो आप इसका जो भी ट्रे प्रिपरेशन है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें कौन कौन से आर्टिकल यूज़ होते हैं, ठीक है, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो भी आप लिख सकती हो। तो अच्छे से मार्क्स आप कवर कर पाओगे यदि आपके पास टाइम हो तो। नेक्स्ट है राइट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन। ठीक है, तो यहाँ 3-3 मार्क्स में 2 टॉपिक दिए हैं। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है कैथेटर केयर, कैथेटराइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यदि कोई पेशेंट को कैथेटर लगा है तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। एंड सेकंड है बैक केयर। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं कैथेटराइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो एक नर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जब एक पेशेंट को कैथेटर लगा है तो, ठीक है, या लगा रहे हैं तो, जब लगाने जा रहे हैं तो पेशेंट को हमें क्या करना है कि प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, ड्यूरिंग अ प्रोसीजर हमें एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी है, और जो भी कैथेटर है, जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो स्टरलाइज होनी चाहिए। जब भी यूरिन आता है तो यूरिन का कलर, अमाउंट, जो भी ऑर्डर में स्मेल तो नहीं आ रही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। कोई एबनॉर्मलिटी है तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। पेशेंट का इनटेक आउटपुट जो आईओ चार्ट है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होता है। और कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके साइन पर हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये सारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है, और साथ साथ में जब भी हमने कैथेटराइज किया, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देना, पेशेंट की कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको ऑब्जर्व करना, इसके साथ साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ की है उसको रिप्लेस करना, हैंड वॉश करना, रिकॉर्ड रिपोर्ट करना, तो ये सारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और भी आप इसमें इन डिटेल लिख सकते हो। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है बैक केयर, सॉरी ये 3-3 मार्क्स के लिए पूछा है। नेक्स्ट है बैक केयर। तो बैक केयर ड्यूरिंग अ ब्रेक केयर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्स्ट पेशेंट को प्राइवेसी देना, नेक्स्ट पेशेंट को पोजीशन देना, उसके बाद पेशेंट की स्किन को ऑब्जर्व करना, ठीक है, कहीं रेडनेस है या कहीं कोई शोर तो नहीं है वो चेक करना। उसके बाद पेशेंट को जेंटली मसाज दिया जाता है ताकि पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। ठीक है, इसके अंदर बैक केयर में अलग अलग स्टेप है। ठीक है, उस स्टेपों को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है हर घंटे में, हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करना ताकि पेशेंट को बेड शोर ना हो। नेक्स्ट है स्किन को क्लीन एंड ड्राई रखा जाता है और बेड शोर से बचाव किया जाता है।
बेड सोर से बचाव करने के लिए हमें पेशेंट की पोजीशन चेंज करना है, एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था बैक केयर, ठीक है। ड्यूरिंग अ बैक केयर नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नीचे जो तीन दिए हैं क्वेश्चन, उसमें से हमें कोई भी 2 शॉर्ट नोट लिखनी है। 5 राइट्स लिखने हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, या तो हॉट एप्लीकेशन लिखो या पोजीशन यूज्ड फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी 2 लिखना है। तो हम आंसर देखते हैं। फर्स्ट है 5 राइट्स। अभी आपने लेटेस्ट देखा हो तो 6 राइट भी है, 10 राइट्स भी है, ठीक है। तो हो सके तो आप 6 राइट्स लिखना। इसमें फर्स्ट राइट है राइट पेशेंट, ठीक है। जब भी आप पेशेंट को मेडिसिन देते हो तो आपको क्या करना है कि राइट पेशेंट की पहचान करनी है, ठीक है। तो राइट पेशेंट आप कैसे पहचानोगे कि पेशेंट की फाइल से उसका नाम देखकर, दूसरा पेशेंट का आईडी बैंड चेक कर कर, तीसरा पेशेंट का चार्ट पेपर चेक कर कर, चौथा पेशेंट को अपना नाम पूछ कर, ठीक है। और कोई वार्ड में 2 नाम वाले पेशेंट है तो उसके पीछे उसकी सरनेम या उसका CRIR नंबर चेक करके हमें राइट पेशेंट की पहचान करनी है और बाद में ही मेडिसिन देनी है। नेक्स्ट है राइट ड्रग। तो जब भी ड्रग्स देते हैं तो ड्रग राइट है कि नहीं वो देखने के लिए हमें पेशेंट की फ़ाइल देखनी है, जिसमें डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, चार्ट पेपर देखना है, ठीक है। और फिर हमें ड्रग्स देखनी है कि इसमें जेनेरिक नाम, ठीक है, ब्रांड नेम कोई चेंज तो नहीं है, जो मेडिसिन है उसका कलर तो चेंज नहीं हो गया है। तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है राइट डोज। राइट डोज के लिए भी हमें फर्स्ट डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है, कितना डोज दिया है कोई भी मेडिसिन का, वो देखना है। उसके बाद चार्ट पेपर चेक करना है। एंड फिर जब भी हम मेडिसिन देखते हैं तो उसके अंदर मेडिसिन में भी चेक करना है कि कितनी mg की है या किस हिसाब से आई फ्रूट देना है, तो किस हिसाब से है, डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है। तो इस हिसाब से राइट डोज एंड राइट रूट। तो राइट रूट है, कभी कभार कोई मेडिसिन है डॉक्टर ने स्पेशल कोई रूट से, ठीक है, देने को बोली होती है, या जो भी डॉक्टर ने बोला है कि इस रूट से हमें देना है, इसी रूट से हमें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है राइट टाइम। तो ये ज़रूरी है कि जो भी टाइमिंग है उसको हमें बनाए रखना, क्योंकि यदि टाइमिंग में ऊपर नीचे होता है तो पेशेंट के ट्रीटमेंट में अफेक्ट आता है, ठीक है। तो जो भी BD डोज है, OD डोज है या TDS है, तो हमें देखना है कि कौन सा डोज किस टाइम पे देना है और राइट टाइम देखते हुए डोज देना है। और एक आप इसमें ऐड कर सकते हो राइट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो आपने जो भी मेडिसिन दिया उसका राइट डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी मेडिकेशन एरर ना बने, ठीक है। तो यदि हम ये सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, राइट्स को फॉलो करेंगे, तो कोई भी मेडिकेशन एरर नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब भी आपके लिए ये 5 मार्क्स में आता है या 3 मार्क्स में आता है तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हॉट एप्लीकेशन। तो हॉट एप्लीकेशन एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी के कोई भी पार्ट में यदि हमें गर्माहट देनी हो तो वहाँ हॉट एप्लीकेशन दिया जाता है, ठीक है। कि बॉडी का कोई भी पार्ट है, वो लोकली या जनरल भी हो सकता है। तो कोई भी बॉडी के पार्ट में हमें वार्म फील कराना है, वार्म वो करना है, इफ़ेक्ट देनी है, तो हमें हॉट एप्लीकेशन दिया जाता है। टाइप्स है इसके अंदर, हॉट वाटर बैग हम यूज़ करते हैं, फोमेंटाइजेशन यूज़ करते हैं, फोमेंटेशन होता है, सिट्स बाथ। सिट्स बाथ एक जनरल हीट का पार्ट है, ठीक है, जिसमें पूरी बॉडी को हीट मिलेगा। एंड हॉट वाटर बैग जो है उसमें हॉट वाटर बैग के अंदर लोकली हम हीट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस, हम क्यों देते हैं हॉट एप्लीकेशन। पेशेंट को पेन कम करने के लिए, स्वेलिंग कम करने के लिए एंड ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो हॉट एप्लीकेशन का इसके अंदर हमने डेफिनेशन देखा, टाइप्स देखा एंड पर्पस देखा। नेक्स्ट है पोजीशन यूज्ड फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि हम जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो कौन कौन सी पोजीशन का यूज़ करते हैं। तो सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, सिम्स पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। तो इन
सारी पोजीशन का अलग अलग एग्जामिनेशन करने के लिए, बॉडी के पार्ट के अलग अलग पार्ट के एग्जामिनेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सुपाइन पोजीशन में हम पेशेंट का वाइटल लेते हैं, लेटरल पोजीशन में हम पेशेंट को एनिमा लगाते हैं। ठीक है, या तो बच्चों का टेम्परेचर लेते हैं लेफ्ट लेटरल में। ठीक है, देन लिथोटोमी पोजीशन के अंदर हम जैसे कि कोई भी गायनिक एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो या बेबी का डिलीवरी कराना है, ठीक है, तो ये लिथोटोमी पोजीशन में हम कराते हैं। ठीक है, तो पोजीशन ये जो भी दिया है ये फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन सी, जो कि लॉन्ग आंसर है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको 2 अटेंड करने होते हैं 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट मिस्टर नरेश इज एडमिटेड इन वार्ड इन अनकॉन्शियस कंडीशन एंड बेडरिडन। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि पेशेंट क्या है। यहाँ पेशेंट अनकॉन्शियस है एंड बेडरिडन है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये 3 चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट बेसिक नीड, नर्सिंग डायग्नोसिस, बी एंड सी नर्सिंग केयर प्लान फॉर फर्स्ट 24 आवर। फर्स्ट आंसर है बेसिक नीड। ठीक है, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसकी बेसिक नीड क्या रहेगी। फर्स्ट हमारा काम है एयरवे मेंटेन करना। ठीक है, जितना एयरवे मेंटेन होगा, ठीक है, एयरवे मेंटेन करने के लिए हम सक्शन कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है, खुद से खाना नहीं खा पाता है, तो उसको एनजी फीडिंग हमें देना होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। ठीक है, नाक के द्वारा नली से जो हम पेशेंट को फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि पेशेंट का न्यूट्रिशन बैलेंस बना रहे। हाइड्रेशन, पेशेंट को जो भी आईवी फ्लूइड जा रहा है वो प्रॉपर मात्रा में जाना चाहिए ताकि पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल बना रहे। नेक्स्ट है एलिमिनेशन। ठीक है, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है तो खुद से स्टूल यूरिन पास नहीं कर पाएगा, उनको पता नहीं रहेगा, तो उनके लिए स्पेशल हमें जैसे कि कैथेटराइज करना पेशेंट को, एंड पेशेंट को डायपर पहनाना। ठीक है, और बीच बीच में पेशेंट को पेरिनल केयर प्रोवाइड करना, तो ये आएगा एलिमिनेशन नीड में। एंड पर्सनल हाइजीन, तो ये अनकॉन्शियस एंड बेडरिडन पेशेंट है तो अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता, तो हमें बीच बीच में ओरल केयर टाइम टाइम पे, जैसे कि TDS में आप ओरल केयर करो, बैक केयर करो। और पेशेंट को बेडरिडन पेशेंट है तो बेड शोर से प्रिवेंट करने के लिए बैक केयर करो, एंड एयर मेट्रस दो या वाटर मेट्रस प्रोवाइड करो ताकि पेशेंट को बेड शोर ना हो। एंड कंफर्ट एंड सेफ्टी, तो कंफर्ट एंड सेफ्टी के लिए पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दो, एंड साइड रेल लगाओ ताकि पेशेंट को कोई फॉल रिस्क ना हो। एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अब बेडरिडन पेशेंट है और अनकॉन्शियस है, तो ऐसे पेशेंट में बेड सोर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बेड सोर से प्रिवेंट करना है, जिसके लिए हम बैक केयर करते हैं, एयर मेट्रस या वाटर मेट्रस प्रोवाइड करते हैं, और एस्पिरेशन से भी बचाव करते हैं ताकि उसके लिए हम पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देंगे, सक्शन करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, और अनकॉन्शियस पेशेंट है तो कार्डियक मॉनिटर लगा के रखेंगे, उसके वाइटल साइन को भी हम बीच बीच में देखते रहेंगे। तो ये है इनकी बेसिक नीड। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस, तो कोई बेडरिडन पेशेंट है और अनकॉन्शियस है तो उसके नर्सिंग डायग्नोसिस इसके अंदर 4 दिए हैं, आप 5 लिख के 3 को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे मार्क्स के लिए। इसमें फर्स्ट है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, सेकंड है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी। ठीक है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो इसलिए हम ऑयल मसाज भी करते हैं। तो इसमें रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट है सेल्फ केयर डेफिसिट, क्योंकि पेशेंट खुद की केयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 4 डायग्नोसिस दिए, तो आप 4 डायग्नोसिस लिख के इसमें से 3 केयर प्लान अच्छे से बनाना है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स आप कवर कर पाओ। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर प्लान फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, तो हमें वाइटल साइन टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है, जब भी ज़रूरत हो सक्शन करना है, पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग देना है,
पेशेंट की पोजीशन 2 घंटे में चेंज करनी है ताकि हमें पेशेंट को बेड सोर से प्रिवेंट कर पाए। पेशेंट को दिन में 3 बार टीडीएस में ओरल केयर आई केयर प्रोवाइड करनी है। पेशेंट का स्ट्रिक्टली इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है एंड बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए एयर मैट्रेस वाटर मैट्रेस का यूज़ करना है और फैमिली को इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन अनकॉन्शियस पेशेंट का, जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बेसिक नीड जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें आपको इन डिटेल लिखना पड़ेगा, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा एंड नर्सिंग केयर प्लान, कोई भी बेड रिडन या अनकॉन्शियस पेशेंट है तो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एनिमा, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, पर्पस, प्रोसीजर एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एनिमा का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एनिमा। तो एनिमा एक प्रोसीजर है जिसमें रेक्टम और कोलन में फ्लूइड को इंसर्ट किया जाता है थेरापेटिक या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। ठीक है, कोई भी पेशेंट का कोई थेरापेटिक इफेक्ट या कोई डायग्नोस करना है तो पेशेंट को रेक्टम के थ्रू कोलन में इंटेस्टाइन में एक फ्लूइड इंसर्ट किया जाता है ताकि पेशेंट का या तो जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसको क्लीन करना हो या कोई डायग्नोस करना हो तो एनिमा को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एनिमा की डेफिनेशन है। टाइप्स ऑफ एनिमा, इनमें फर्स्ट है क्लिनजिंग एनिमा। तो क्लिनजिंग एनिमा का यूज़ तब किया जाता है जब इसको इवाक्यूट एनिमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी पेशेंट का स्टूल हार्ड हो गया हो तो उसको निकालने के लिए, और किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी क्लिनजिंग एनिमा का यूज़ किया जाता है। देन ऑयल रिटेन एनिमा, तो जब किसी पेशेंट का स्टूल हार्ड हो गया हो तो उसको सॉफ्ट करने के लिए दिया जाता है। मेडिकेटेड एनिमा, तो स्पेशली ये रिटेन एनिमा में आता है जिसमें पेशेंट को मेडिकेशन देने के बाद उसमें एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मेडिकेशन एनिमा। कोई पेशेंट मेडिकेशन ओरली दे रहे, टॉलरेट नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम एनिमा से देते हैं। कार्बोनेटिव एनिमा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि कार्बोनेटिव एनिमा का यूज़ पेशेंट को यदि गैस बन रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पर्पस। तो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए, बाउल को क्लीन करने के लिए, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए एंड मेडिकेशन देने के लिए और गैस रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रोसीजर। फर्स्ट है पेशेंट को एक्सप्लेन करना, पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करना, साथ साथ में पेशेंट को जो भी कर्टन है वो लगा देना, प्राइवेसी देना। पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटाया जाता है। ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ड्यूरिंग एनिमा हम कौन सी पोजीशन देते हैं, तो लेफ्ट लेटरल। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार 1 मार्क में पूछा है। एनिमा कैन में जो भी प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन है, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो भरना है। ठीक है, एनिमा कैन की जो हाइट है वो हमें 45 सेंटीमीटर रखनी है। यदि हाइट ज़्यादा कम होगी तो प्रॉपर एनिमा जाएगा नहीं। ठीक है, तो रेक्टल में नेक्स्ट जो हम ट्यूब इंसर्ट करेंगे उसको लुब्रिकेंट करना है। देन सॉल्यूशन को धीरे धीरे एडमिनिस्टर करना है, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। और ड्यूरिंग एनिमा पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होता है तो एनिमा को स्टॉप कर देना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद ट्यूब को निकाल कर सॉल्यूशन को थोड़ी देर अंदर ठहराव करना है, रिटेन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ताकि उनकी एक थेरापेटिक जो हमें इफ़ेक्ट चाहिए वो इफ़ेक्ट आ जाए। तो ये हो गए एनिमा की प्रोसीजर। ठीक है, बाद में जो भी प्रोसीजर के बाद पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दे के आर्टिकल को रिप्लेस करना है एंड हैंड वॉश करना है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेक किया जाता है क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा हो तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। करेक्ट हाइट से एनिमा कैन लटकाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया 45 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 45 सेंटीमीटर की हाइट पे आपको लटकाना है। पेशेंट की कंफर्ट को, ठीक है, डिस्कम्फर्ट को ऑब्जर्व करना है। यदि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तुरंत एनिमा स्टॉप करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देन आउटपुट चार्ट जो है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, रिकॉर्ड करना है कि क्या आउटपुट आया एंड प्रोसीजर के बाद पेशेंट को पेरिनियल केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, हाँ, कुछ टाइप्स ऑफ एनिमा जो है उसको थोड़ा
अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं बताती हूँ फिर से। क्लिनजिंग एनिमा, तो इसमें बाउल को कम्प्लीटली क्लीन किया जाता है, ठीक है। तो क्लिनजिंग एनिमा के लिए हम नॉर्मल सलाइन या सॉफ्ट वाटर एनिमा यूज़ करते हैं। रिटेन एनिमा, ठीक है। तो रिटेन एनिमा क्या होता है कि उसको कुछ समय तक अंदर रिटेन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑयल रिटेन एनिमा, हार्ड स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, मेडिकेटेड एनिमा, मेडिकेशन देने के लिए, एंथाल्मिक एनिमा, यदि इंटेस्टाइन में कोई वार्म या कीड़े बन गए हैं तो उसके लिए एनिमा दिया जाता है। कार्बोनेटिव एनिमा, गैस निकालने के लिए, जो हमने आगे बात किया था। एस्ट्रिजेंट एनिमा, तो एस्ट्रिजेंट एनिमा कोई भी इन्फ्लामेशन आ गई है कोई जगह पे, ठीक है, तो रेक्टम की जो भी सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई, तो उसको कम करने के लिए एस्ट्रिजेंट एनिमा का यूज़ किया जाता है। देन इमोलेंट एनिमा, तो ड्राई स्टूल को लुब्रिकेंट करने के लिए इमोलेंट एनिमा दिया जाता है। स्टिमुलेंट एनिमा, पेरिस्टालिस, जो आपकी एब्डोमेन की जो मूवमेंट होती है, पेरिस्टालिस मूवमेंट, उसको स्टिमुलेट करने के लिए स्टिमुलेंट एनिमा दिया जाता है। पेरिस्टालिस मूवमेंट को, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए स्टिमुलेट एनिमा दिया जाता है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एनिमा, ठीक है। कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके लिए एनिमा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल बेरियम एनिमा, जिसके अंदर एक डाई होती है, ठीक है, ताकि एक्सरे में अच्छे से क्लीन वो एरिया दिखे, ठीक है, इसके लिए बेरियम एनिमा दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट एनिमा, तो ये बहुत ही कम यूज़ होता है बट न्यूट्रिशन देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग एनिमा के टाइप्स थे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो ये था हमारा 2017 का सॉल्व पेपर आरएनसी का, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, ठीक है। तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।